गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का जो बीएससी फाइनल ईयर का जो सिलेबस है उसमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के एमसीक्यू टाइप में, उन पे मैं बात करने वाला हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के वीडियो लगातार अब इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे और बाकी लोगों तक, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू कर रहा हूँ मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहला सवाल है एनएमआर स्टैंड फॉर। एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आपसे पूछ सकता है कि एनएमआर का फुल फॉर्म क्या है, तो एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एन फॉर न्यूक्लियर, एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस। दूसरा जो सवाल है EMR। EMR का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स यूज इन एनएमआर। जैसे कि आपको पता है हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ ना कुछ सोर्स यूज किया जाता है, तो एनएमआर में कौन सा सोर्स यूज किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी, यूवी रेंज और डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली एनएमआर में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये याद रखना है एनएमआर में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है रेंज ऑफ एनएमआर रेडिएशन। एनएमआर में जो रेडिएशन होता है उसकी रेंज क्या होती है, या जो एनएमआर मशीन जो होती है उसकी रेंज क्या होती है? पहला ऑप्शन है 4 मेगा हर्ट्ज टू 900 मेगा हर्ट्ज। दूसरा हो गया है आपका 440 टू 500 मेगा हर्ट्ज। सी ऑप्शन है 40 हर्ट्ज टू 900 हर्ट्ज और डी है नन ऑफ दिस। तो एनएमआर जो मशीन होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 4 मेगा हर्ट्ज टू 900 मेगा हर्ट्ज, 4 मेगा हर्ट्ज से लेकर 900 मेगा हर्ट्ज तक। चौथा जो सवाल है एनएमआर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, बी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, सी बोथ ऑफ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो एनएमआर में बेसिकली एनएमआर हमको ये बताता है कि आपके कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा आपको एनएमआर ये भी बता सकता है कि आपके कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन कार्बन हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। तो एनएमआर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पांचवा जो सवाल है 1H एनएमआर या प्रोटोन एनएमआर। 1H एनएमआर को प्रोटोन एनएमआर भी कहते हैं। तो प्रोटोन एनएमआर इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो 1H एनएमआर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है बोथ और डी है नन। तो प्रोटोन एनएमआर आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। जबकि जो छठवां सवाल है 13C एनएमआर इज यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, बोथ ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। तो 13C एनएमआर जो होता है उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन का पता चलता है और प्रोटोन एनएमआर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन का पता चलता है। अब जो अगला जो सवाल है, अगला सवाल ये है कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर। एनएमआर एक्टिव, कौन से मॉलिक्यूल एनएमआर में एक्टिव होंगे? ऑप्शन नंबर ए है 13C6, ऑप्शन नंबर बी है 1H, ऑप्शन नंबर सी है 15 नाइट्रोजन 7, ऑप्शन नंबर डी है 19F। तो ये जो सभी हैं ये एनएमआर एक्टिव होते हैं। ये सभी क्या हैं, एनएमआर एक्टिव हैं। 13C, 1H, 15 नाइट्रोजन और 19 फ्लोरीन, ये सब क्या है, एनएमआर एक्टिव हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एनएमआर एक्टिव है या नहीं है? तो आप क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड होगा, ये ए अगर उसका सिंबल है तो उसका एटॉमिक मास होगा और एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा और एटॉमिक नंबर होगा। अब तीन कंडीशन आती है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन हो जाए, पहला केस, अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन हो जाए तो वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। या आपका दूसरा केस है कि अगर आपका एटॉमिक मास ऑड हो और एटॉमिक नंबर इवन हो तो वो एनएमआर एक्टिव हो जाता है। या एटॉमिक मास आपका ऑड हो और नंबर इवन हो। तो सिर्फ एक केस है जब आपका एनएमआर इनएक्टिव होगा कि अगर ये दोनों क्या हो जाएं, इवन हो जाएं। और इन दोनों में से कोई भी एक अगर ऑड हो जाए तो वो एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। तो अगर जैसे आप इस पे देख रहे हैं 13C है, ये ऑड है और ये इवन है, तो ये एनएमआर एक्टिव। ये ऑड है तो एनएमआर एक्टिव, ये ऑड है एनएमआर एक्टिव,
और 19 में क्या है, एटॉमिक मास क्या है आपका ऑड है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल है, आगे क्लियर हो जाएगा। NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैज़ इवन नंबर ऑफ हैज़ इवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है हैज़ ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक मास एंड इवन एटॉमिक नंबर। और सी है हैज़ इवन एटॉमिक नंबर एंड ऑड एटॉमिक मास। मैंने कहा था कि ऑड अगर एक बार भी आ जाए तो वो NMR एक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बोथ बी एंड सी, कि दोनों में से कोई भी अगर एक क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो वो NMR एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, NMR एक्टिव इनमें से कौन सा NMR एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक मास भी आपका इवन है और एटॉमिक नंबर भी आपका इवन है, तो ये NMR इनएक्टिव होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक मास इवन है, एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो ये भी NMR इनएक्टिव है। और अगर इस पे देखोगे आप 13C6 पे, तो एटॉमिक मास आपका इवन है, मास आपका ऑड है, लेकिन एटॉमिक नंबर इवन है, तो ऑड हो गया है, एक ऑड हो गया इनमें से, तो जैसे ही ऑड होगा वैसे ही वो NMR एक्टिव हो जाए। तो करेक्ट आंसर है 13C। 10वां सवाल है, NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैज़। अगर जो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होगी उनकी जो स्पिन वैल्यू होगी, स्पिन आई क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, आई 0 नहीं होनी चाहिए। कंडीशन ये है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 10वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आई नॉट इक्वल टू 0। 11वां सवाल है, NMR एक्टिव अमंग फॉलोइंग। NMR एक्टिव कौन से हैं इन चारों में से। देखो ये 1608 है, तो 16 इवन, 16 एटॉमिक मास जो है वो आपका इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, दोनों इवन है, तो ये NMR इनएक्टिव। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नंबर भी, एटॉमिक नंबर भी इवन है और एटॉमिक मास भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो ये NMR इनएक्टिव हो जाएगा। और D है 1H1, यहाँ पे ऑड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, NMR एक्टिव। ये दोनों इनएक्टिव हैं, ये एक्टिव है, NMR एक्टिव है। ठीक है जी। अब अगर मेरे को बताया जाए कि NMR इंक्लूड, NMR में क्या देखते हैं हम, स्पिन ऑफ प्रोटॉन, स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन, स्पिन ऑफ NMR इंक्लूड। NMR में क्या इंक्लूड होता है, NMR स्पिन ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन, डी स्पिन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक चीज़ देखो, कोई भी एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा जो आउटमोस्ट शेल में घूमते रहेंगे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके न्यूक्लियाई में होगा। तो न्यूक्लियस पे भी, न्यूक्लियाई पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, वो स्पिन करता है प्रोटॉन, तो उसकी वजह से न्यूक्लियाई का हम न्यूक्लियाई की स्पिन देखते हैं हम। तो NMR में आप न्यूक्लियाई की स्पिन देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है प्रोटॉन। न्यूक्लियाई किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो NMR में आप स्पिन किसकी देखते हैं, न्यूक्लियाई की देखते हैं, तो न्यूक्लियाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। स्पिन हाफ किसके लिए है, आई की वैल्यू 1H1 के लिए और 13C दोनों के लिए आई की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 14वां सवाल है, सैंपल यूज इन NMR आर। जो सैंपल होते हैं NMR में वो क्या होता है, सैंपल आपका सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कोई हो सकता है। सॉलिड सैंपल आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब अगर मुझे NMR का इंस्ट्रूमेंटेशन आपको बताना है, पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पे सवाल बताता हूं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स। ये जो सोर्स होता है ये रेडियो वेव प्रोड्यूस करता है, कितने हर्ट्ज से, 4 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज से लेके 900 मेगा हर्ट्ज तक रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, रेडियो फ्रीक्वेंसी का ये सोर्स को जनरेट करता है। तो इधर से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव निकलती हैं। ठीक है जी। अब दूसरा जो है ये नॉर्थ और जो साउथ है, ये 2 मैग्नेट रखे हुए हैं। ये क्या रखे हुआ है, मैग्नेट है, ये बहुत बड़ा मैग्नेट है और इसके मैग्नेटों के बीच में हम सैंपल को रखते हैं। सैंपल आपके सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और सैंपल ऐसा होता है कि जो NMR एक्टिव हो। ठीक है जी। NMR एक्टिव क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो क्या होता है, जब NMR न्यूक्लियाई पे आपका जो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होती है उन पे अगर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पड़ती है, इधर से सैंपल पे जब एनर्जी पड़ती है तो सैंपल के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर से वो एक बार एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी में चले जाते हैं और फिर से वो स्टेबल होने के लिए अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। वो फिर से अपनी एनर्जी रिलीज़ करके ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। डिटेक्टर कितना
डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि उसने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसने कितनी एनर्जी को क्या किया है, रिलीज़ किया है। वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और ये इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्डर के पास भेजता है और रिकॉर्डर आपका क्या करता है, ग्राफ प्लॉट करता है। तो अब 15वां सवाल है। अब एनएमआर मशीन कंसिस्ट ऑफ, एनएमआर मशीन किससे बनती है, सोर्स, सैंपल, रिकॉर्डर, डिटेक्टर एंड ऑल। तो एनएमआर मशीन में ये सब होते हैं, सोर्स होता है, सैंपल होता है, रिकॉर्डर होता है, डिटेक्टर होता है। 16वां सवाल है, अल्फा स्टेज इज मेड, अल्फा स्टेज बनती है जब external and internal magnetic field are in same direction, internal and external magnetic field in opposite direction, both A and B और D है none of these। तो अब एक बात समझिए, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये मेरे पास क्या है, सैंपल है। तो सैंपल में क्या होगा, सैंपल में आपका आउटमोस्ट सैंपल के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से प्रोटॉन पे चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जब घूमता है तो प्रोटॉन जैसे ही घूमेगा तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। हमको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास चार्ज हो और वो जब घूमती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो इस प्रोटॉन की स्पिन की वजह से या न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और हम एक फील्ड वो है जब हम जिस फील्ड को हम क्या लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं। एक तो सैंपल अपनी स्पिनिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और एक जो क्या है वो मशीन का जो फील्ड है वो दो फील्ड हो गया है। तो जब आपके अल्फा स्टेट कब होती है, जब आपका जो मशीन का जो फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और आपका किसका, आपका जो न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, दोनों की स्पिन जब सेम डायरेक्शन में होती है उसको अल्फा स्टेट कहते हैं। अब आता है हम बीटा पे। बीटा स्टेज क्या होती है, जब एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ एंड बी। तो जब बीटा स्टेज में क्या होता है, आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इसको हम अल्फा स्टेट कहते हैं। लेस एनर्जी उसकी होती है और स्टेबल होता है वो। बीटा स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है, उसकी लेस एनर्जी होती है। अल्फा स्टेट मोर स्टेबल, बीटा स्टेट अनस्टेबल, लेस एनर्जी, मोर एनर्जी लेस एनर्जी। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इसमें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब आता हूँ मैं अगले सवाल पे। रेफरेंस यूज इन एनएमआर, एनएमआर में कौन सा रेफरेंस यूज़ करते हैं, ऑप्शन है CDCl3, TMS। तो जो TMS है ये एज ए रेफरेंस यूज़ होता है एनएमआर में, और TMS का फुल फॉर्म होता है ट्राईमिथाइल सिलीन, TMS का फुल फॉर्म होता है टेट्रा मिथाइल सिलीन, या CH3 का होल 4 SI। तो रेफरेंस एनएमआर में हम यूज़ करते हैं TMS। अगला सवाल है नंबर ऑफ सिग्नल इन 1H। तो नंबर ऑफ सिग्नल मीन्स, प्रोटॉन एनएमआर में नंबर ऑफ सिग्नल का क्या मतलब है, प्रोटॉन एनएमआर में जितने सिग्नल आएंगे उतने डिफरेंट टाइप के पास आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन। मतलब एनएमआर मशीन ने आपके जितने हाइड्रोजन दिए हैं, अगर आप प्रोटॉन एनएमआर कर रहे हैं तो जितने आपके सिग्नल आए हैं उतने टाइप के पास आपके हाइड्रोजन है। 20वां सवाल है नंबर ऑफ सिग्नल इन बेंजीन। अब आपको नंबर ऑफ सिग्नल देखना है, और नंबर ऑफ सिग्नल का मतलब होता है कि आपके पास कितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन है, और ये 6 हाइड्रोजन सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसे हैं केमिकली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितना आएगा, एक ही आएगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल इन CH3, CH2O, CH2, CH3, अगर आप देखेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन कहाँ पे हैं, इस CH3 के पास हाइड्रोजन है, CH2 के पास भी हाइड्रोजन है, CH2 के पास भी हाइड्रोजन है, CH3 के पास भी हाइड्रोजन है। अब मुझे नंबर ऑफ सिग्नल बताना। अगर अब मेरे को पता है ये CH2 और ये CH2 एक जैसे, क्योंकि इस CH2 के बाद अगर एक ऑक्सीजन है और एक CH3, इसके बाद भी एक ऑक्सीजन है एक CH3 है, तो मतलब ये दोनों CH2 एक जैसे, तो ये दोनों CH2 एक सिग्नल देंगे, और ये जो CH3 है और ये जो CH3 दोनों एक जैसे हैं तो ये एक सिग्नल देंगे। तो टोटल कितने सिग्नल हो गए हैं
आपके पास टोटल 2 सिग्नल हो गए हैं, जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने सिग्नल, तो यहाँ पे 2 सिग्नल। अब नंबर ऑफ सिग्नल इन टॉल्यूइन, अगर आपको नंबर ऑफ सिग्नल देखना है टॉल्यूइन में कितने टाइप के सिग्नल होंगे, तो आगे ये टॉल्यूइन का फॉर्मूला, बेंजीन पे CH3, एक का हाइड्रोजन, 2 तरीके के हाइड्रोजन है, एक वो हाइड्रोजन है जो CH3 है और दूसरे टाइप वो हाइड्रोजन है जो बेंजीन रिंग के साथ हैं। तो ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, इन 5 हाइड्रोजनों का एक सिग्नल आए, यहाँ पे बेसिकली 3 सिग्नल आएंगे। तीन सिग्नल कैसे आएंगे आपके, इस CH3 का एक सिग्नल, ये 2 हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे और ये 3 हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे। कैसे में, अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल अलग चीज़ है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास में CH3 है, CH3, लेकिन इसके नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल हो जाएंगे आपको वो बताना है मुझे। अब 23वां सवाल है, नंबर ऑफ सिग्नल इन CH3, CH2, CH, OH और CH3। अगर आप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये जो CH3, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखेंगे ये जो ये CH3 और ये CH3 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इस CH3 के बाद CH2 है, लेकिन इस CH3 के बाद CH2 नहीं है। तो मतलब इस CH3 का एक सिग्नल, इस CH3 का, इन 3 हाइड्रोजनों का एक सिग्नल, इन 3 हाइड्रोजनों का एक सिग्नल। तो 2 सिग्नल तो ये हो गया आपके CH2 के 2 जो हाइड्रोजन हैं, इन दोनों हाइड्रोजनों के एक सिग्नल, एक के साथ OH है, तो 4 सिग्नल हो गए हैं, एक इसका, दो इनके, 4 ये हो गया है, 5वां और 6वां, तो टोटल 6 सिग्नल हो जाएंगे। तो 23वां सवाल है, नंबर ऑफ सिग्नल इन ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, और इसमें Cl और Br है, ये आपको बताना है, जितने भी होंगे कमेंट करके बताना है। 25वां सवाल है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू, डेल्टा वैल्यू इन रेंज। तो केमिकल शिफ्ट जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 से 10 ppm के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। 26वां सवाल है, यूनिट ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की यूनिट होती है ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। अब आता हूँ मैं शील्डिंग और डिशील्डिंग को समझते हैं। TMS जो स्केल होती है डेल्टा वैल्यू में, हम कितने 0 से 10 उसकी रेंज होती है पार्ट पर मिलियन में। तो अगर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, अप फील्ड और डाउन फील्ड। तो सबसे पहले हम शील्डिंग देखते हैं। शील्डिंग में क्या हो गया, अगर आपका शील्डिंग की वजह से आपकी अगर आप केमिकल शिफ्ट क्या होगी, शील्डिंग की वजह से घट जाएगी, आप 10 से 0 की तरफ आ रहे हो, जबकि डिशील्डिंग की वजह से केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी। शील्डिंग की वजह से केमिकल शिफ्ट घटेगी और डिशील्डिंग की वजह से केमिकल शिफ्ट बढ़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। और इसको हम अप फील्ड कहते हैं, शील्डिंग को हम अप फील्ड कहते हैं जब 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, और जब आप 10 की तरफ अप्रोच करते हैं उसे डाउन फील्ड कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब आगे आता हूँ मैं शील्डिंग और डिशील्डिंग के कॉन्सेप्ट पे। जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो उसे डिशील्ड कहते हैं। अब समझो, अब आपके पास क्या हो गया है कि कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। भाई न्यूक्लियस में 2 तरीके के फील्ड जनरेट होंगे किसी एटम में, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक आपका किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब जब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से आया, उसकी डायरेक्शन और उसके साथ आपका जो बाहर से आपने फील्ड लगाया, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो आप उसको डिशील्डिंग कहते हैं या अपोज कहते हैं। और जब आपका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है, अगर वो सेम अपोजिट डायरेक्शन में, उसे शील्डिंग कहते हैं। शील्डिंग में इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, जैसे देखिए यहाँ पे CH3 CH2 OCH2, इस वाले मॉलिक्यूल में शील्डिंग और डिशील्डिंग का। अब यहाँ पे देखिए इस CH2 पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन को विड्रॉ करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की। हाइड्रोजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो हाइड्रोजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, शील्डिंग, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी, इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन थे CH2 पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन ने खींच लिया है, तो ये डिशील्डिंग कहलाता है आपका। और क्योंकि इसकी तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये शील्डिंग कहलाता है। तो शील्डिंग की वजह से आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और डिशील्डिंग की वजह से आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।